तो दोस्तों अब देखते हैं हम डीएनए आरएनए के बारे में। तो आपको पता है कि हमने पढ़ना शुरू किया था केंद्रक को। केंद्रक के अंदर हमने क्रोमेटिन को पढ़ा, हमने क्रोमेटिन से गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, और कहीं ना कहीं केंद्रक के अंदर आनुवंशिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, न्यूक्लिक एसिड जिसको आप बोल सकते हैं वो होता है, जिसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए को रखा गया है। तो अब हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं। डीएनए आरएनए के बाद हमारा कंप्लीट केंद्रक खत्म हो जाता है और केंद्रक के बाद अगला कोशिकांग हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल। दोस्तों नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी? खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर, है ना। तो सबसे पहले नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। और कहां करी थी? मवाद कोशिका में। मवाद कोशिका, जो मवाद पड़ जाते दांत में, ठीक है, पस सेल, जो पस सेल होती है वहां पर इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। पस सेल में खोज करी थी न्यूक्लिक एसिड की, फ्रेडरिक और मिशर ने। तो दोस्तों नाभिक अम्ल के अंतर्गत हम किन किन चीजों को रखते हैं? तो हम दो चीजों को रखते हैं दोस्तों। नाभिकीय अम्ल के अंतर्गत हम दो चीजों को रखते हैं। एक को रखते हैं हम डीएनए और दूसरी चीज यहां पर रखते हैं हम आरएनए, ठीक है। डीएनए और दूसरी तरफ हम रखते हैं आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दो चीजें हमने पढ़ ली है कि डीएनए का पूरा नाम हो जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। और ये पहली बात करें डीएनए में, तो डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड है, डबल हेलिक मॉडल है या डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड संरचना है, ठीक है। तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड संरचना है, यानी दो लड़ी वाली संरचना। दो लड़ी वाली संरचना। कितनी लड़ी होती है इसमें? दो लड़ियां होती है। और आरएनए, अब हम बात कर रहे हैं आरएनए। डीएनए के बाद किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड या संरचना है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक लड़ी वाली संरचना। एक लड़ी वाली संरचना, एक लड़ी वाली संरचना और दो लड़ी वाली संरचना है, ठीक है। इसमें शुगर की बात करें दोस्तों, तो इसमें कौन सी शुगर होती है दिखेगा आपको? यहां पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहां की बात करते हैं शुगर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ शुगर, यहां पर कौन सी शुगर होती है? तो यहां पर होती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? प्रश्न कई बार पूछा गया, बताइए आप लोग। डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए में होता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सी शुगर होती है? तो आरएनए में शुगर हो जाएगी आपकी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, ठीक है। इसमें होती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सी शुगर होती है? आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम क्या है? राइबोज शुगर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ी सी बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनिमल के अंदर। एनिमल यानी जंतु। तो जंतु में दोनों चीज होती है, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जंतुओं में। ये पहली बात हो गई। दूसरी, पादप की बात करते हैं या प्लांट की बात करते हैं। प्लांट यानी पादप। तो पादप के अंदर की बात करें ठीक है, प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में देखते हैं यहां पर भी डीएनए प्लस आरएनए, दोनों के दोनों संरचना पाई जाती है। और डीएनए यहां पर भी आनुवंशिक पदार्थ है, यहां पर एनिमल में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। पर यहां पर अगर वायरस का केस हो, वायरस यानी विषाणु, जब हम विषाणु की बात करते हैं तो या तो डीएनए या इस चीज को बोले अच्छे से नोटिस करना, मैंने क्या लिखा है, या होता है आरएनए। डीएनए होता है या क्या होता है, आरएनए होता है। दोनों में कभी भी एक साथ में नहीं होंगे। या तो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होगा या आरएनए होगा, या नॉर्मली भी डीएनए या आरएनए, दोनों में से कुछ एक ही होगा। दोनों कभी भी वायरस के अंदर एक साथ मौजूद नहीं होते। जिन वायरस में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ, जिन वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, तो उन वायरस का नाम है डीएनए वायरस। डीएनए वायरस, उनका नाम क्या है, उनको क्या बोलते हैं हम, डीएनए वायरस बोलते हैं। परंतु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में और जिन वायरसों में, जिन विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है, वे कहलाते हैं आरएनए वायरस। क्या कहलाते हैं, आरएनए वायरस कहलाते हैं। आरएनए वायरस। तो वायरस दो प्रकार के हो गए, जिनमें डीएनए होता है डीएनए वायरस, आरएनए होता है आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, आरएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। क्या बात इतनी सी समझ में आई दोस्तों? चलिए थोड़ी सी बढ़ते हैं आगे। डीएनए वायरस जो होता है जंतुओं में बीमारी पैदा करता है, जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। और आरएनए पादपों में रोग उत्पन्न करता है, पादपों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, जो डीएनए वायरस होता है जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, आरएनए वायरस पादपों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ी सी और आगे बात को एक्सप्लेन करता हूं। जिन वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है, ऐसे वायरस रेट्रो वायरस कहलाते हैं। ठीक है, तो रेट्रो वायरस, क्या दिख रहा है नीचे तक? मैं फिर से लिख रहा हूं, मैंने लिखा है रेट्रो वायरस। जिन वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या हो, आरएनए हो, तो ऐसे वायरस क्या कहलाएंगे, रेट्रो वायरस। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में बोला जाता है पश्च विषाणु। ठीक है दोस्तों, पश्च विषाणु। और एक अपवाद भी आता है, मैंने बोला आरएनए वायरस पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, पर अपवाद स्वरूप आपको पता है एड्स से उत्पन्न करने वाला वायरस जो होता है HIV होता है, और वो एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है, एक अपवाद है ये। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एड्स रोग उत्पन्न करने वाला वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, नाम लिख लेना इसका, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स रोग उत्पन्न करने वाला वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जो कि एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस, या क्या बोल सकते हैं, पश्च विषाणु है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बना लेना साइड से। ठीक है, तो दोस्तों फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। एनिमल में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, प्लांट में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, और वायरस में या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। और यदि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में वायरस में हुआ तो ऐसे वायरस को बोलेंगे डीएनए वायरस, और यदि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हुआ तो ऐसे को बोलेंगे हम
आरएनए वायरस। और हमेशा याद रखना डीएनए वायरस जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, जबकि आरएनए वायरस पादपों में रोग उत्पन्न करता है। और आरएनए वायरस को ऐसे वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है उन्हें बोला जाता है रेट्रोवायरस। उन्हें क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस हम कह देते हैं। ठीक है। और एड्स रोग उत्पन्न करने वाला वायरस एचआईवी होता है, जो कि एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और यहां पर पॉली का मीन्स होता है पॉलीमर, और पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। क्या मतलब होता है? बहुलक, यानी एक जैसे कई सारे अणु मिलकर जो एक बड़ी सी संरचना का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है, बहुत सारी चेन आपस में जुड़कर एक अणु बनता है, ये पॉलीमर होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड है ना। न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एक ऐसा अणु होता है जिससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बहुत बड़ा अणु बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, यानी पॉली बोला मैंने, पॉली यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? डीएनए हमारा बनेगा। ठीक है। तो डीएनए को बनाने के लिए या इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पहले उन चीज़ों को देख लो। तो डीएनए के निर्माण के लिए, किसके? डीएनए के निर्माण के लिए या न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है शर्करा। पहली होती है शर्करा, और वो शर्करा कौन सी होगी? पेंटोज शुगर, या जिसको बोल सकते हैं पेंटोज शर्करा। ठीक है। अब दूसरी जो चीजें होती है वो होती है नाइट्रोजनस बेस, जिसे बोला जाता है नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा होता है हमारा फास्फेट ग्रुप। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? तीसरा होता है हमारा फास्फेट ग्रुप। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो 3 चीजें हो गई। और अब पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई डी ऑक्सी राइबोज शुगर, वो दूसरी हो गई राइबोज शुगर। ठीक है, बहुत लाइट पेन चल रहा है। ठीक है, तो 2 चीज हो गई, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा हो गया राइबोज शुगर। अब याद रखना आप कि हमें डीएनए बनाना है तो हमें किस शुगर की आवश्यकता होगी? डी ऑक्सी राइबोज शुगर की आवश्यकता होगी। और आरएनए बनाना है तो हमें राइबोज शुगर की आवश्यकता होगी। तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर किस में मिलेगी आपको? डीएनए में। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और राइबोज शुगर किस में मिलेगी आपको? आरएनए में। किस में मिलेगी? आरएनए में। कभी प्रश्न होता है कि आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो राइबोज शुगर। और डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार। दोस्तों नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं आपके।
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन, दो होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। दो चीज होगी यहाँ पर, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या चीज आती है, तो दो चीज आती है दोस्तों यहाँ पर, एडिनिन जिसका संकेत है ए, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा आता है ग्वानिन जिसका संकेत है जी। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडिनिन और ग्वानिन आता है, और पायरिमिडिन के अंतर्गत तीन चीज आती है, थाइमिन और जिसका संकेत हो जाता है टी, दूसरा हो जाता है साइटोसिन, साइटोसिन और इसका संकेत हो जाता है सी, और तीसरा हो जाता है यूरेसिल। दिख रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये ठीक, दो दिख गया, तीसरा हो जाता है, तीसरा वाला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरी बात आ जाती है यूरेसिल, ठीक है। तो अब देखो, फिर से देखो, तीन चीज हो गई हमारे पास, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक अणु डीएनए का बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो पेंटोस शुगर, अगर मैं पूछूं कि आरएनए में कौन सा शुगर होता है तो पेंटोस शुगर, डीएनए में कौन सा शुगर होता है तो पेंटोस शुगर, परंतु स्पेसिफाई कर दें तो पेंटोस शुगर में भी डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। टोटल प्यूरिन में होते हैं दो, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन में होते हैं तीन, कौन कौन से, थाइमिन, साइटोसिन और तीसरा यहां लिखा है यूरेसिल। क्या बात समझ पाए। और यहां पर आपको बनाना क्या क्या है, यहां पर आपको बनानी चीज है, यहां पर आपको बनाना है डीएनए। तो आपको लेना पड़ेगा एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इन चारों को लेना पड़ेगा डीएनए को बनाने में। यूरेसिल यहां नहीं ले सकते, यूरेसिल का उपयोग तब होता है जब हम निर्माण करते हैं आरएनए का। तो आरएनए को बनाने के लिए यूरेसिल की आवश्यकता होती है, और डीएनए को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है थाइमिन की, उसकी जगह पर। तो आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो तीसरी चीज हो जाती है फॉस्फेट ग्रुप, है ना, इन सबको मिला दिया जाए तो हमारा बनेगा डीएनए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन सी है, चार है। नंबर एक एडिनिन, नंबर एक कौन सा हो जाएगी, एडिनिन यानी ए। दूसरा हो जाता है थाइमिन यानी टी। तीसरा हो जाता है ग्वानिन यानी जी, और चौथा हो जाता है साइटोसिन यानी सी। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो डीएनए में चार नाइट्रोजन क्षार पाई जाती है, जिसमें एडिनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। ये बात आप नोट करना, एडिनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। हमेशा याद रखना, एडिनिन थाइमिन से ही जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से ही जुड़ेगा। और ये बीच में जो बंध हैं, ये बीच में जो बंध दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में कितने बंध हैं, दो बंध है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कितने बंध हैं, तीन बंध है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आरएनए की बात करें, यहां पर हम बात करें आरएनए की, ठीक है, तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार की बात करें, नाइट्रोजनी क्षार की बात करें, तो नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो यहां पर होगा आपका एडिनिन, दूसरा हो गया आपका यूरेसिल, तीसरा हो गया आपका ग्वानिन, और चौथा हो गया आपका साइटोसिन। ठीक है, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये देखो, अब यहां पर कौन किससे जुड़ेगा, इसको देखो,
एडेनिन यहां पर किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से, और ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ा, यूरेसिल, ग्वानिन किससे जुड़ा, साइटोसिन। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये बंध कौन से हैं, हाइड्रोजन बंध। ये बंध कौन से हैं, हाइड्रोजन बंध है। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर हमने डीएनए के निर्माण में थायमिन उपयोग में लिया, और आरएनए के निर्माण में थायमिन के स्थान पर क्या यूज लिया, यूरेसिल। तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, डीएनए की बात करते हैं, नाइट्रोजन 4, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और यहां पर बात करें तो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन यूरेसिल से, ग्वानिन साइटोसिन से। फटाक से स्क्रीनशॉट लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब डीएनए की संरचना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए डीएनए संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो डीएनए की संरचना कुछ इस तरह की होती है। अच्छा तो नहीं बनेगा, फिर भी आप मतलब समझ जाना मेरा। ठीक है, लगभग ऐसा तो नहीं होता, इतना गंदा तो नहीं होता है, पर आपको समझने के लिए काफी है। ठीक है, यहां पर कितनी संरचना है, कितने हेलिक्स हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना में डबल हेलिक्स मॉडल आता है, डबल हेलिक्स मॉडल आता है। कितने हेलिक्स है यहां पर, हेलिक्स मतलब होता है तंतु धागे। कितने धागे, 2। एक होता है आपका 5 डेज, ठीक है, ये खत्म होता है 3 डेज पे। दूसरा होता है 3 डेज, खत्म होता है 5 डेज पे। तो यहां पर डबल हेलिक्स मॉडल, ये डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया था, 1953 में। ठीक है, और किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था, और इनको मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा किया था 1953 में, और नोबेल पुरस्कार मिला था इस बात के लिए उन्होंने 1962 में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात कर लेते हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल है क्या। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूं ये एडेनिन है, थायमिन है, क्योंकि डबल बंध से एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है दोस्तों, ये चलिए देखते हैं आगे बात समझते हैं। यहां पर एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इसका जो व्यास है, व्यास की बात करूं, थोड़ा सा यहां पर स्पेस कम है, थोड़ा सा स्पेस के लिए इतना थोड़ा सा हटा दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका 3 डेज और यहां पर हो जाएगा आपका 5 डेज। ओके, व्यास का मतलब होता है कि ये जो इतना व्यास है, चौड़ाई जो इसकी है, व्यास, डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 एंगस्ट्रॉम का। और 2 नाइट्रोजन क्षार जोड़ी, एक जोड़ी ये वाली और एक जोड़ी ये वाली, तो 2 नाइट्रोजन क्षार जोड़ी के बीच में जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 नाइट्रोजन क्षार जोड़ी, एक ये जोड़ी और एक ये जोड़ी, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। और हम मान के ये चलते हैं कि एक लड़ी में, एक कुंडली में, ये कुंडली हो गई पूरी, ये पूरी एक कुंडली, ये कॉइल है कुंडली, और एक कुंडली में कितने पेयर होते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी
क्षार होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी हो जाएगी? एक कुंडली की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक नाइट्रोजन क्षार जोड़ी, दो नाइट्रोजन क्षार जोड़ी के बीच की जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी दोस्तों? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, चलिए और अपन बात करते हैं डीएनए की। तो यह क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये जो घूमता है ये क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है दोस्तों, घड़ी की दिशा में घूमता है। तो इतनी सी बात थी, यहां पर आपको पूरी तरीके से डीएनए की संरचना आपको समझ में आ गई है। तो अगर आ गई है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम समझने वाले हैं आरएनए की संरचना को, या आरएनए के कार्य, आरएनए के वगैरह सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। इसके जो होते हैं टाइप, कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 पहला होता है आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए और चौथा होता है एमआरएनए। इनके पूरे नाम कुछ इस प्रकार से हैं। इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, या पूरा नाम बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका मीन्स होता है मैसेंजर आरएनए। इसको बोल सकते हैं संदेश वाहक। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संदेश वाहक। ठीक है, ये है संदेश वाहक। ये स्थानांतरण करने वाला स्थानांतरित आरएनए या राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है दोस्तों, राइबोसोमल आरएनए ये कितना प्रतिशत होता है? सबसे ज्यादा होता है, ये 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है, यानी मैक्सिमम। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो आरएनए पाया जाता है वो आरएनए होता है। और ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है 20 से 25% होता है। और ये कितना होता है? ये होता है 5 से 10%। और ये होता है सबसे कम यानी मिनिमम आरएनए होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगला काम क्या करता है? यह राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। ये राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। अगर राइबोसोम का निर्माण हो रहा है तो राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। तो इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है। प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। और ये कहाँ स्थित होता है? राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम के ऊपर स्थित होता है। दोस्तों देखो, अच्छे से देखो चीजों को। हम देख रहे हैं आरआरएनए को, तो इसका पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। 80% होता है, लगभग मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा ये होता है। ये राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। अगर राइबोसोम ज्यादा होगा, अगर पहले सिंगल राइबोसोम होगा, बहुत ज्यादा राइबोसोम यानी पॉली राइबोसोम बन जाएंगे, तो हमारा प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, क्योंकि राइबोसोम को ही तो हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब आगे। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरित करने वाला आरएनए यानी लेके जाने वाला आरएनए। लगभग कितना % होता है दोस्तों? 20 से 25% होता है ना। इसके बारे में एक बात है, रॉबर्ट हॉली ने क्लोवर लीफ मॉडल दिया।
यानी एक बात हो गई, बीच में आ गई हमारी कि टीआरएनए का एक मॉडल होता है क्लोवर लीफ मॉडल, और ये मॉडल किसने दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, रॉबर्ट हॉली के द्वारा दिया गया था। और ये सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, सबसे छोटा आरएनए जो हो जाता है दोस्तों आपका, सबसे छोटा आरएनए कौन सा हो जाता है, ये सबसे छोटा टीआरएनए हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये अमीनो अम्लों, अच्छा टी यानी ट्रांसफर, तो स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण, अमीनो अम्ल का, क्योंकि हम बना क्या रहे, प्रोटीन, क्या बना रहे, प्रोटीन। और प्रोटीन को बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अमीनो अम्ल की, क्योंकि प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, तो हम क्या, किसकी आवश्यकता लगेगी, तो अमीनो अम्ल की। तो अमीनो अम्लों का स्थानांतरण या ट्रांसफर कौन करता है, टीआरएनए करता है। तो हम लिखेंगे अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना। क्या दोस्तों दिखाई दे रहा है आपका, हाँ दिखाई दे रहा है, अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करना। ओके, दिखा, करना दिख रहा है आपको, लिख लीजिए जरा इसको, करना। और आखिरी बात कर लेते हैं, आखिरी बात क्या हो जाएगी हमारी, 5 से 10% मिलेगा आपको, ये सबसे कम स्थायी होता है, सबसे कम स्थायी, सबसे कम स्थायी आरएनए। सबसे कम स्थायी आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए। एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, यानी संदेश को लेके जाता है, संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। और इसका एक और मुख्य कार्य है कि कौन सा अमीनो अम्ल ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं और अलग अलग प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य एमआरएनए करता है। तो अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य करता है। मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, अमीनो, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ठीक है, अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य करता है, चुनने का कार्य करता है, अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य करता है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था आपका आरएनए, आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये चीजें थी, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, तो फिर हम बात करते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम लिख लेना, एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर आरएनए, ठीक है। टीआरएनए का एक और नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एडाप्टर आरएनए। और इसकी खोज, एमआरएनए की खोज भी करी थी जेकब एवं मोनाड। एमआरएनए की खोज किसने करी थी, खोज भी मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, जेकब एंड मोनाड, जेकब एंड मोनाड किसने करी थी, जेकब एवं मोनाड, मोनाड ये खोज करता है, ठीक है। बहुत रेयर पूछे जाते हैं पर फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जेकब एवं मोनाड ने एमआरएनए की खोज करी थी और रॉबर्ट हॉली ने क्लेवर लीफ मॉडल दिया था टीआरएनए के लिए। और टीआरएनए अमीनो अम्लों को एडप्ट करता है और एडप्ट करके ट्रांसफर करने का कार्य करता है, इस वजह से एडप्ट आरएनए भी नाम पड़ गया इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां तक हमने देखा था हमारा केंद्रक, केंद्रक में हमने देखा था, हमने क्रोमेटिन पढ़ा, केंद्रक के बारे में पढ़ा, केंद्रिका के बारे में पढ़ा, क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा है उसके बारे में पढ़ा, उसकी पूरी संरचना के बारे में देखा। और कहीं ना कहीं डीएनए आ रहा था बीच में, तो डीएनए पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, आरएनए पढ़ा, और इस तरह से हमारा केंद्रक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसा आपको ये वीडियो लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, खराब अच्छी कुछ भी। परंतु याद रखना ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम के लिए, न केवल किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक भी % छोड़ नहीं रहा हूँ कि यहाँ से आ सकता था और सर हमने करा नहीं। एक बार मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक बार करके देखना, और फिर किसी भी एग्जाम के पेपर, मैं पर्टिकुलर एग्जाम के नाम ले रहा हूँ, मार्केट से कोई भी मॉडल पेपर ले आना, किसी भी प्रीवियस एग्जाम को लगा के देखना, एक भी सिंगल प्रश्न अगर गलत हो जाए तो उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। थोड़ा टफ है परंतु बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अपना साथ अभी आज के लिए यहीं तक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खैरियत बनाए रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।